सुशासन का मतलब किसी भी धर्म और जाति से जोड़ करके नहीं दे सकते। सुशासन हमारे देश में, हिंदू भारत देश के अंदर तभी आ पाएगा जब आम जनता से जुड़े हुए काम होंगे, सरकारी कार्यालयों में जनता के काम बिना भ्रष्टाचार के होंगे, बिना रिश्वतखोरी के होंगे, और प्रशासन और सरकार भी जब जनता से जुड़े हुए विकास के कार्य करवाएगी और तीव्र गति से उन कार्यों को गति प्रदान करेगी, तभी सुशासन आएगा। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी नेता राम राज्य ला सकता है, क्योंकि राम में मर्यादाएं थी, पुरुषोत्तम थे। आजकल के नेता सभी ज़्यादातर भ्रष्ट है और वो खुद ही मर्यादाओं को उल्लंघन करते हैं, नेता खुद ही। जाकिर साहब की राय के साथ आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से आप जुड़े हैं, नमस्कार। नमस्कार सर। सर अश्विनी जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ जी सर। मैं अभी कहना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ता बैठे हैं। एक ने कहा था मोदी जी के बारे में कि भाई विदेशी महंगे कपड़े पहनते, ये पहनते वो, पर दूसरे ने एक विदेशी महिला जो अपने देश के प्रधानमंत्री होने से और बीजेपी वाले ने ऑब्जेक्शन किया, सोनिया गांधी। साफ बात है, ये दोनों उन्हीं पे बात करें। तो इनमें दोनों में और खासकर किसी महिला पे अपनी शब्द उठाना, ये कहा की सभ्यता। मतलब राम राज्य के अंदर क्या है, सबसे पहले बलिदान करना, और बलिदान आज मेरे को लग रहा था कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई भी पार्टी हो, बलिदान आज के जमाने में कोई नहीं करती किसी। पहले अपना पेट भरो, फिर जनता का पेट भरो। राम राज्य उसको कहते हैं, खुद भूखा रहे और अपने राज्य ब्रेक पर जाने से पहले जो जाकिर साहब कॉलर्स थे, उन्होंने भी स्वार्थ का सवाल उठाया था। इस स्वार्थ को कलानाथ जी किस नजरिए से समझा जाए? एक तरफ वंशवाद है और दूसरी तरफ राम राज्य था। सवाल इस बात का भी है और सवाल इस बात का भी है, ऐसे में राजधर्म क्या कहता है? इंद्र ओझा जी को भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौटता हूँ आपके पास में। नमस्कार ओझा साहब। नमस्कार अश्विनी जी। पता है पारिक साहब, सबसे पहले तो मैं सुनील जी से एक सवाल करना चाहता हूँ जी, और मैं निवेदन भी करता हूँ कि सुनील जी मेरी बात का जवाब जरूर देना जी। अभी सुनील जी कह रहे थे कि माननीय वाजपेयी जी ने मोदी जी को कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। सुनील जी, इस देश में 19 महीने कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, वो कौन से धर्म का पालन किया था कांग्रेस ने? और 1.5 लाख लोगों को जेल में ठोका था। कितना अत्याचार अन्याय इस देश हुआ। आपकी पार्टी ने माफी भी मांगी थी, भारत से पुलिस जेल से माफी मांगी थी। बताइए वो कौन सा धर्म का पालन किया था कांग्रेस पार्टी ने? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि लंबा कार्यकाल कांग्रेस का इस देश में राज 56 साल तक इन्होंने राज किया, और जो पारिक साहब भ्रष्टाचार के पेड़ जो कांग्रेस ने खड़े किए, वो आज इस देश के अंदर। चलिए ओझा साहब, जैसे ही नंबर आएगा मैं सुनील जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। उससे पहले कलानाथ जी, इसके साथ साथ एक नारी से जुड़ा हुआ सवाल भी आया है। नारी के अधिकारों की रक्षा करना उस दौर में, राम राज्य में, कितना जरूरी समझा जाता था? शौकत साहब आप इंतजार कीजिए, आता हूं आपके पास। कलानाथ जी। ये बात तो सही है, ये थोड़ा दुखती रग है इसमें। इस पर दो मत हैं। एक तो ये है कि सीता का जो परित्याग है, क्या सचमुच राम ने किया था? इसके दो मत हैं। वह सीता का परित्याग तुलसीदास में बिल्कुल भी नहीं है। किसी धोबी के कहने से अपनी पत्नी को जो अग्नि परीक्षा देकर के पास हो चुकी है, उसे आप छोड़ रहे हैं। ये वाल्मीकि में थोड़ा सा आता है और ये शताब्दियों से इसका रहस्य है। तो केवल मैं जानकारी के लिए ये बतलाना चाहता हूँ कि ये घटना थोड़ा घुमा फिराकर पेश की गई है। वो ये कह रहे हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। अगर लोकाराधन के लिए, समाज को कन्विंस करने के लिए पत्नी को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूंगा, ये एक बार जरूर कहा गया। किंतु अधिकांश लोग कह रहे हैं कि ये प्रक्षिप्त है। तुलसीदास ने ये कहा ही नहीं कभी भी कि राम ने किसी के कहने से, लोकापवाद के कारण सीता को छोड़ दिया। जिन्होंने सीता को छोड़ने के लिए कहा, उनका भी यही मतलब था कि ये केवल लोग ये बतलाने के लिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये इसको छोड़ना आवश्यक है, सारी जनता अगर ये कह रही है तो मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ूंगा। उन्होंने जानबूझ करके, वो वाल्मीकि ने व्यवस्था दी है कि वो वाल्मीकि के आश्रम में रही, और उसके बाद जब पुत्र पौत्र वगैरह हो गए, सब जब अश्वमेध हो गया, तब उनको सबके सामने अपना लिया गया। तो वो एक अलग बात है। किंतु ऐसे में राजधर्म बनता है कि नारी के अधिकारों की रक्षा की जाए, बहुत आवश्यक है। ये तो वहां पर दूसरा सवाल स्वार्थ और वंशवाद का भी है। और ये भी बात सही कि वंशवाद का बिल्कुल विरोध था। वंशवाद जहां होगा वहां निश्चित रूप से झगड़े होंगे। इसीलिए बतलाया भी जाता है, ये भी बहुत दुखती नस है, ये बतलाया जाता है कि हमारे यहाँ के जो दो
सबसे बड़े ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, दोनों में यही तो अंतर है। रामायण में अपने सत्ता के लिए, वंशवाद के लिए दोनों त्याग कर रहे हैं। राम कह रहे हैं कि मुझे नहीं भरत, तुमको संभालना है। भरत वहाँ जाता है चित्रकूट में, उनका आप संभालिए, मुझे कहाँ आपने राज्य दे दिया, राज्य आपका है। ये है त्याग का एक आदर्श, जिसमें वो कहता है मुझे राज्य नहीं करना। यहाँ तो राज्य के पीछे लड़ाई हो रही है, वहाँ पर वो ये कह रहे हैं, भरत ये कह रहे हैं कि आप राज्य संभालिए, उनका नहीं भैया तुम्हें ही संभालना है, तो उन्हें आप पादुका ही दे दीजिए। तो एक तरफ राज्य के लिए, सत्ता के लिए त्याग है, दोनों भाई त्याग कर रहे हैं, उधर सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है। आदर्श स्थिति का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, और वो आदर्श स्थितियां क्या हमेशा कल्पनाओं में रहेगी। शौकत अली साहब है डीडवाना से, नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं सर। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि इस युग के अंदर तो राम राज्य आएगा नहीं। राम थे जो पूरी दुनिया का भलाई की बात करते थे। आज के जो लोग नेता लोग हैं वो नेता राज ही रहेगा। आज के जो जैसे धर्म के ठेकेदार हैं वो अपने ही कौम की बात करते हैं। जो राम पूरी दुनिया की बात करते थे, अच्छाई की बात करते थे, और आज जो है ना इस बात करते हैं जैसे किसी को दिल के अंदर बैठती है वैसी बातें करते हैं। तो राम राज्य तो इस युग के अंदर आएगा नहीं, ये नेता राज ही रहेगा इस दुनिया का। चले मैं बिल्कुल शौकत साहब आपकी बात को लेकर मैं सुनील जी का भी रुख करना चाहूंगा। वंशवाद और स्वार्थ को लेकर बात आई और कांग्रेस इस पर घिरी रही है, क्योंकि मनीष जी लगातार कहेंगे कि हमारे शासन को ही आप सवालों में लेते आए हैं। मैं कांग्रेस की रीति नीति को भी समझना चाहता हूँ। ऐसे हालात में राम राज्य की परिकल्पना अगर भारत में की जाती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बिना अधूरी लगती है, क्योंकि शासन में आप दोनों की भागीदारी रही है। इसलिए कांग्रेस की वो नीति, वो भूमिका कहाँ पर है जिस पर हम बात कर सकते हैं कि हाँ हमने राम राज्य की ओर कदम बढ़ाया? देखिए अश्विनी, पहली बात तो ये, जब शासन आया कांग्रेस का 1946 में ही आप लीजिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट है वो 1946 के अंदर ही अब बन गई। तो वो गांधी के पास सारी कांग्रेस की कैबिनेट पहुंची और गांधी से उन्होंने पूछा, बापू हमें किस ढंग से सरकार चलानी चाहिए। तो जवान महात्मा गांधी ने एक बड़ा खूबसूरत सा उनका जवाब दिया कि जवाहर तुम कल एक चीज देखो, केवल एक चीज देखो, तुम्हारी कोई भी पॉलिसी, मैं आपको कसौटी दे रहा हूँ, एक लिटमस पेपर दे रहा हूँ कि जब भी कोई पॉलिसी आप बना रहे हैं, जब भी कोई नीति सरकार बना रही है, तो केवल आप ये देखिए कि पंक्ति के अंदर जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है, क्या उसके जीवन में उससे परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एक राम राज्य की ही शुरुआत थी। फिर बाद में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल जस्टिस की बात की गई, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की जो बात की गई है, और इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करने की बात की गई है कि संपत्ति का समान संकेंद्रण नहीं हो, सब लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अवसर की समानता हो, उन सब चीज़ों को जो इंश्योर किया गया है वो गांधी की वो जो कसौटी जो गांधी ने 1946 में दी थी, उसी को बाद में वंशवाद वाले सवाल को आपने बड़े चतुराई से टाल दिया। लेकिन मैं उसको भी, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं ना, मैं देखिए, मैं चर्चा करने से किसी चीज से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जहां नैतिकता होती है, जहां सत्य होता है, तो सत्य किसी चीज से घबराता नहीं है। यहाँ प्रश्न एक है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर आप बात करें तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। नेहरू से आगे आकर मैं इंदिरा गांधी की बात करना चाहता हूं। एक तरफ गांधी के राम राज्य में गरीब नहीं थे, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी खत्म करो, लेकिन गरीबी का बात तो देखिए, आपको साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी पॉपुलर वोट्स के थ्रू आई। तो जब पॉपुलर वोट्स के थ्रू आप आ रहे हैं और इसके बावजूद आ रहे हैं कि सब पूरे देश ने, जिन लोगों ने विरोध भी किया इंडिकेट सिंडिकेट्स के नेम के ऊपर, इनसाइडर आउटसाइडर्स के नाम के ऊपर, उन सब लोगों को जनता ने जो सबक दिया, तो ये लोकतंत्र है। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो हमने जो राष्ट्रगीत भी जो अपनाया, राष्ट्रगान भी, उसमें है कि जन गण मन अधिनायक जय हे। कौन अधिनायक? जो जन के मन का अधिनायक है। तो अगर जन के मन का अधिनायक जनता इंदिरा गांधी को बनाती है, उनको 350 सीटें देती हैं, अगर तो फिर नरेंद्र मोदी पर भी सवाल नहीं करने चाहिए। फिर तो नरेंद्र मोदी पर भी सवाल नहीं करने चाहिए। नरेंद्र मोदी पे सवाल के लिए एक है, नरेंद्र मोदी पे मेरा सवाल एक है कि आप जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं, गांधी ने सूट उतार के लंगोट पहन ली और आप 10 लाख का सूट पहनते हैं। केवल प्रश्न ये है कि ये विरोधाभास गांधी पर आगे दूसरी बात है, जब राम राज्य की बात आते हैं तो राम अपनी पत्नी के लिए रावण से भिड़ जाते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से भिड़ जाते हैं, सोने की लंका से भिड़ जाते हैं। यहां आप राज्य के लिए अपनी पत्नी को परित्यक्ता बना देते हैं। 3 बार गलत है, फिर निजी आरोपों पर आगे। मैं इससे बचना चाह रहा हूं। आज मैं सुरेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। गांधी ने कहा कि दरिद्र पर सबसे व्यक्ति भी सबसे कम खर्च में न्याय पाले,
ये राम राज्य का आधार होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के लिए इंतजार हमें हर सरकारों में करना पड़ा है। गांधी जी ने जो बिल्कुल बात कही है, वो गांधी जी की बात को ये कांग्रेस के ऊपर हमारे सुनील जी जो कह रहे हैं, बगैर किसी पेपर के, बगैर किसी बात का ऐसे ही कह रहे हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो पॉलिसी बनी, जो भी पॉलिसी बनाई, वो गांधी जी के कहने पर भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहब जिनके नाम से जानते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से, वो आज की देश में संविधान है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। नेहरू जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, अगर ये कहे जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस के शासन में सभी मूल सवाल को टालकर बात सभी विचारधारा के लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो दोनों अपोजिट पार्टी के संस्थापक थे, वो भी उस समय वित्त मंत्री वहीं पर थे। देश के अच्छे लोग उस पहले शासन में शामिल थे, जिसमें सभी त्यागी लोग थे। भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और भी ऐसे, मोहम्मद करीम छागला, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो थे वहाँ पर। कांग्रेस का शासन नहीं था, वो स्वतंत्रता के युद्ध लड़ने वाले लोगों का शासन था, जिसका नेतृत्व तो नेहरू जी ने किया। तो जो संविधान की भाषा श्रेय सुनील जी कांग्रेस को दे रहे हैं, वो नेहरू जी को बिल्कुल नहीं है। नेहरू जी तो हिंदी भी नहीं जानते थे। सवाल टाल दिया। मेरा ये कहना है कि गांधी जी ने त्याग किया है, इसलिए गांधी जी की पूजा होती है। हमारे लंगोटीधारी की पूजा हुई है, नेहरू जी की फोटो नहीं कहीं दिखती प्रधानमंत्री के नाते। और वंशवाद तो नेहरू जी नहीं चलाया, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, आज उसके बाद राजीव गांधी, राहुल गांधी, उनकी शादी हो जाएगी तो कौन से गांधी आएंगे। वंशवाद में कांग्रेस नहीं बोलेंगे। योग्य अयोग्यता, महाभारत जो हुआ वंशवाद पर हुआ। अयोग्य व्यक्ति को जब महाभारत हुआ। लंबा टाइम ले लिया। कृष्णा जी नमस्कार, बताएं। हाँ पारिक साहब नमस्कार जी। पारिक साहब, मेरा एक सवाल रहेगा और आपको सुनना पड़ेगा। मेरी आज उम्र करीब 45 के समथिंग है जी। मैंने अपने जीवन में राम राज्य देखा है 30 वर्ष पहले। 30 वर्ष पहले वास्तव में हमारे राजस्थान के पूरे इंडिया लेवल पे राम राज्य रहा है। बहन बेटियों को वो सम्मान मिलता था, वो इज्जत मिलती थी राजस्थान के अंदर। आज वो सम्मान नहीं रहा। दूसरी, कभी भी हमारे स्टेट के अंदर सूखा पड़ता था नहीं के बराबर। आज हमारे स्टेट के अंदर सूखे इसी पड़े कि रावण राज्य चल रहा है। दूसरा तारीख साहब, सबसे बड़ी बात आज ये देख लो, राम राज्य की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कहाँ। आमने सामने बैठने वाले आदमी के पास ही सम्मान नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ रखा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, हालात पर आपकी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। ब्रेक का कॉल है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूँ। राम अपने विवेक से राज करते थे, लेकिन आज के राज पर सवाल होता है कि वो किसी की दिशा पर राज करते हैं। नहीं, वो तो विवेक तो है ही। सामूहिक सहभागिता लोकतंत्र की पहली निशानी है। अगर 10 लोग बैठे हैं मेरा तो सवाल नरेंद्र मोदी और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और वो ये जो नीति, अनीति, कुनीति, सुनीति, इस विषय पर तो चर्चा होगी ना, उस विषय पर तो विवेक से अधिकार होगा, विवेक का अधिकार होगा, विवेक से निर्णय होगा। और जब जो सुनीति पर चलने वाले लोग हैं, अगर वो कम्युनिटी बेसिस पर चल रहे हैं, जिस पर सबको लगता है कि इससे भारत को परम वैभव, कांग्रेस को भी शामिल करते होंगे फिर तो उस विषय पर उनका भी रोल अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो भी करेंगे। लेकिन वो खुद ही छोड़ के भाग जाते हैं। वो पहले कहते हैं कि हम तो यहाँ बैठ के धरना देंगे, तो ये बोले, फिर उसके धरना देंगे बैठ के, फिर वो कोई और प्रोग्राम करते हैं तो पुरानी बात भूल जाते हैं। एनडीए यूपीए नहीं होना चाहिए इस हिसाब से तो जी। और इसके लिए भी बड़ा दिल होना पड़ेगा। लेकिन जब कांग्रेस को ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी जी सड़क पर क्यों खड़े हैं, इनको तो राज में होना चाहिए, जब तक इस मानसिकता से ग्रस्त रहेंगे तब तक। एक छोटा सा कमेंट, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैं इस बात को क्योंकि अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, यह राम राज्य में सबका मत जरूरी है या अपने मत से सहमति जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सही है। सबका मत, यानी उस समय तो राज्य पूरा राजतंत्र था, राजा का मत थोपा जा सकता था, किंतु वह न हो, इसी के लिए सारा कुछ यही है। सबका पूरा मत, हरेक का मत, नीचे से नीचे के तबके वाले का, ऊपर से ऊपर तक का जो तबका है, उन सब का मत लेकर के ही हो, अपनी मनमानी न चले। और इसीलिए वंशवाद भी न चले, न स्वयं की मनमानी चले। इसीलिए था कि अभिमत सबका लेकर, उसका जो लुब्बे लुबाब है उसके आधार पर शासन चले। ये हमेशा रहा है और ये तो हमारे यहाँ वेद काल से लेकर आज तक सिद्धांत भी यही रहा है। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज जनता क्या कहती है इस सवाल पर वो भी दिखाएंगे, और साथ ही आदर्श स्थिति को क्या हम कल्पनाओं में ही देखते रहेंगे, जवाब लेंगे। कलयुग के आधार पर जो चल रहा है तो वो राम के जो दुश्मन थे कंस, वो तो उनके रावण के आधार पर चल रहा है। तो राम का तो नाम निशान भी नहीं है, ना ही उनकी कोई पालना हो रही है। जो भी पालना लोग कर रहे हैं वो रावण और कंस के आधार पर अब इस समय व्याप्त है।